हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd पार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले उन पार्ट्स को देख लो, तभी आपको आगे समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए पहले वो पार्ट्स देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहाड़ी कौन थे। ठीक है, आज के समय में पहाड़ी उनको कहा जाता है जो हिमाचल या उत्तराखंड के होते हैं, बट ये वो पहाड़ी नहीं है। हम लोग किसी और जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनको हम लोग हिल पीपल भी कह सकते हैं। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको अच्छी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो एंड टाइम पे पढ़ने में भी काम आएगा और समझ में भी आएगा। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। तो पहाड़ी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है बंगाल की। ठीक है, बंगाल में पहाड़ी कौन थे? एक पहाड़ था जिसका नाम था राजमहल। ये किसी महल का नाम नहीं है, ये एक हिल का नाम है, एक पहाड़ का नाम है राजमहल। वहां पे जो लोग रहते थे उनको पहाड़ी कहा जाता था। ठीक है, और ये जो राजमहल पहाड़ी थी वो एकदम फॉरेस्ट जैसी थी। वहां पे बहुत घना जंगल था, काफी सारे पेड़ पौधे थे। तो जो पहाड़ी होते थे वो रहते कैसे थे? इमली के पेड़ के नीचे ये लोग झोपड़ियां बना के रहते थे। जो इमली का पेड़ होता है, इमली के पेड़ काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं, काफी लंबे लंबे होते हैं। तो उनके नीचे ही ये हट्स में रहते थे, हट बना के उनमें ये लोग रहते थे। अब बात आती है कि ये लोग अपना जो जीवन है उसको कैसे व्यतीत करते थे, अपने जीवन में करते क्या थे। जाहिर सी बात है, पहाड़ी हैं, जंगल में रहते हैं, तो प्रकृति वाली चीजें यूज करेंगे ना। तो ये लोग करते थे खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर करते थे। और किस तरीके की खेती करते थे? झूम कल्टीवेशन। जियोग्राफी की लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? इसमें एक समय के लिए एक जगह पर खेती की जाती है। ठीक है, जब तक उस खेत की या उस जगह की फर्टिलिटी, उपजाऊपन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वहां पर खेती की जाती है। और जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है या खत्म होने की कगार पे होती है, या ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब उतनी ज्यादा अच्छी खेती नहीं हो सकती, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है खेती करने के लिए। और ऐसे ही ये लोग अपनी पूरी जगह चेंज करते रहते थे। अब जगह चेंज करते रहते थे तो इनका था कि पूरा का पूरा पहाड़ हमारा है, मतलब पूरे के पूरे पहाड़ पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। पूरा उस पे अपना अधिकार दिखाते थे। और इसकी वजह से किसी भी आउटसाइडर्स को राजमहल के पहाड़ों में जाने में डर लगता था, क्योंकि ये इतना ज्यादा अपना कब्जा उस पे करके बैठे थे। और इनको अपने आसपास किसी भी आउटसाइडर या किसी भी अनजान लोगों का होना सेफ नहीं लगता था। ये अनजान लोगों को पसंद नहीं करते थे, ये उनसे मिलना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे नहीं जाना चाहता था। ठीक है, और अगर कभी आउटसाइडर यहाँ पे आ जाते थे तो ये उन पर अटैक कर देते थे। और अटैक में जो आउटसाइडर्स थे, कई बार उनकी जान जा भी सकती थी, कई बार वो बच भी सकते थे। ठीक है, अब ये जो पहाड़ी होते थे, इन लोग कबीलों में रहते थे। ठीक है, बहुत बार तुमने मूवीज में देखा होगा, या फिर मूवीज और कार्टून्स में देखने को मिलता है ना, कि ये जो पहाड़ी होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ये लोग मोस्टली कबीलों में रहते हैं। ठीक है, कबीले में एक सरदार होता है। सरदार क्या होता है? वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेता है। जो भी, जैसे कुछ भी डिस्कशन करना है या कोई भी नया रूल लाना है अपने कबीले में, तो वो सारी की सारी चीजें जो हेड होते थे वो करते थे। ट्राइब्स में रहते थे जिनमें एक हेड होता था जिसको चीफ भी कहा जाता था, जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता था अपने कबीले के लिए। ठीक है, और इसी की मेन जिम्मेदारी रहती थी कि इसका कबीला सेफ रहे, उसको कोई परेशान ना किया जाए। अब बात आती है कि जो पहाड़ी थे, ये पहाड़ पे रहते थे और पहाड़ को अपना एरिया, अपनी मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। इसकी वजह से ये टैक्स नहीं देते थे ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार को ये बहुत बड़ा नुकसान लगता था। ठीक है, कि ये हमें टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमें टैक्स पे क्यों नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये हम जगह भी यूज कर रहे हैं, हमें टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी। ओके, तो ब्रिटिश सरकार ने काफी बार कोशिश करी कि इनसे लिया जाए टैक्स किसी तरीके से। तो क्या क्या इन्होंने हथकंडे अपनाए थे टैक्स लेने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। आई होप आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, सिर्फ यहाँ पे बैठ के राम कथा नहीं सुन रहे होंगे और कभी बाद में बोलो राम कौन था।
ठीक है। पॉलिसीज adopted by British government for पहाड़ी, ठीक है। जो पहाड़ी लोग थे उनके लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई गई थी। अब पहाड़ी हैं, जंगल में रह रहे हैं, तो सबसे पहली क्या चीज उनको नुकसान दे सकती है कि उनका जंगल खत्म कर दो। सबसे पहली पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी डिफॉरेस्टेशन। इन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया था, जंगलों को खत्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पहाड़ी जो थे वो थोड़े से परेशान हो रहे थे, थोड़े से मतलब होता है ना कि आप किसी के घर पे हमला कर रहे हो तो वो परेशान होंगे ही, थोड़े से गुस्सा होंगे ही, तो इसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहे थे, काफी ज्यादा मतलब उनको काफी ज्यादा परेशानी फील हो रही थी। तो ये उनका पहला कदम था। लेकिन फिर भी पहाड़ियों ने जो ये लोग थे उनको ज्यादा अंदर तक पेड़ नहीं काटने दिए। जो भी पेड़ काटने आता था उन पे ये हमला कर देते थे। इसकी वजह से कोई भी जल्दी से मानता नहीं था पेड़ काटने के लिए। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई और वो ज्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं कर पाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो इतनी ज्यादा क्रूल थी, इतनी ज्यादा निर्दयी थी कि जब ये सब चीजें, ये हथकंडे उसके नहीं चले तो उन्होंने 1770s में एक बहुत बुरी पॉलिसी अपनाई और वो पॉलिसी थी किलिंग ऑफ हिल पीपल। मतलब जो भी पहाड़ी थे ये उनको ढूंढते थे और उनको मार डालते थे, उनका मर्डर कर देते थे। बट ये पॉलिसी भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, ये भी पॉलिसी फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई थी? इसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पहाड़ी थे, पहली चीज वो लोग अकेले रहते नहीं थे, ठीक है, कबीलों में रहते थे। और ऐसा नहीं था कि बहुत शांत थे, बहुत शरीफ थे, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस थे लोगों के लिए। तो एक तो रीजन ये था ये पॉलिसी फेल होने का। दूसरा रीजन ये था कि जब ब्रिटिश सरकार उनको इतना ज्यादा परेशान कर रही थी तो पहाड़ियों ने भी बदला लेने के लिए जो राजमहल के पहाड़ थे उसके आसपास में कुछ गांव थे, उन गांव पर उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया था और गांव के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, उनको लूटना स्टार्ट कर दिया था। तो जब वो गांव के लोगों को लूट रहे थे उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई तो अंग्रेज सरकार से शिकायत लगाई गई कि अरे आपने ये पॉलिसी अपनाई और आपकी वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। तो बाद में पीस एग्रीमेंट हुआ था। पीस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। पहाड़ी लोग टैक्स नहीं देंगे, पहाड़ी लोगों को टैक्स दिया जाएगा और वो टैक्स देगा कौन? जो गांव के लोग हैं वो उनको टैक्स देंगे ताकि उन पर हमला ना करे, ताकि उनको लूटे ना। तो ये थी पहाड़ियों की कहानी और ये इतना, इसके वजह से तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको और ज्यादा आग लग गई थी, तो और ज्यादा मतलब ये हो गया था कि हम इनको निकालना चाह रहे हैं, हम इनको यहाँ से भेजना चाह रहे हैं और ये हम ही से और ज्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी फेल हो गई ब्रिटिश सरकार। अब जो हम ये इतना सारा पढ़ रहे हैं पहाड़ियों के बारे में और साथ में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे ये, किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते थे, तो ये सारी की सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? तो वो जानकारी का सोर्स है बुकानन। बुकानन एक ट्रैवलर थे, ठीक है, ट्रैवलर थे और ये इंडिया में घूमने के लिए आए थे 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी में ये इंडिया में घूम रहे थे और उस समय पर इन्होंने ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां पर भी घूमा था और ये एक ऐसे इंसान थे जो राजमहल की पहाड़ियों के अंदर गए थे, ठीक है। तो ये राजमहल की पहाड़ियों के अंदर गए थे। ये एक इंग्लिश ऑफिसर थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे बट इंग्लिश ऑफिसर थे, मतलब ये भी एक अंग्रेज ही थे। तो जब ये राजमहल की पहाड़ियों में गए थे इन्होंने भी कुछ मतलब पैसे दिए थे उस चीज के लिए, कुछ खाना वगैरह कुछ पे किया था जिसकी वजह से पहाड़ियों ने इनको जाने दिया था। तो जब ये उस रास्ते से गुजर रहे थे, जब राजमहल की पहाड़ियों से गुजर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक डायरी लिखी थी, ठीक है। पुराने जमाने में कैमरा फोन वगैरह तो होता नहीं था कि हम फोटोज खींचते चले, तो उस टाइम पे ट्रैवलर क्या करते थे, अपने पास डायरी रखते थे और जो जो चीजें उन्होंने देखी, जो जो चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस करी, वो सारी चीजों को वो उनमें लिखते थे, अपनी डायरी में लिखते थे। और ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारा हिस्ट्री का, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। तो बुकानन ने भी अपनी डायरी में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है पहाड़ियों के बारे में, राजमहल हिल कैसा दिखता था अंदर से, क्या क्या उनके बंदोबस्त थे, क्या वो काम करते थे, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने ही बताई हैं जो आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं।
इन्होंने एक चीज और बताई है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया था, मतलब ये स्ट्रेंजर्स को देखना भी नहीं चाहते थे, ये स्ट्रेंजर से इतनी ज्यादा नफरत करते थे। ओके, और इसकी वजह से कोई भी ट्रैवलर यहाँ से नहीं जाना चाहता, सिर्फ कुछ ही ट्रैवलर जो थे वो इस एरिया को क्रॉस कर पाए थे, इस एरिया से निकल पाए थे, ठीक है। क्योंकि जो पहाड़िए थे वो आउटसाइडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें दी गई है बुकानन द्वारा, जो हम लोग आज के समय में पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं संथाल्स पे। तो संथाल कौन थे भाई? संथाल, तो संथाल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जो ब्रिटिश सरकार है, हमने ब्रिटिश सरकार के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, तो अच्छी तो ये बिल्कुल भी नहीं थी और हार मानने वालों में से तो थी ही नहीं। तो उन्होंने डिफोरेस्टेशन करके देख लिया, लोगों को मार के देख लिया, फिर भी उनको टैक्स नहीं आ रहा था, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि उन्होंने संथालों को बसाया। संथाल एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो बंजारे होते हैं ना, जो अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं, वैसे थे, ठीक है। ये 1780s के टाइम पे बंगाल में आए थे, ठीक है, ये किसी और एरिया से बंगाल में आए थे। अब वो किसी भी रीजन से आ सकते हैं, चाहे वो अपना काम करने के लिए आए हों, चाहे वो कुछ भी, जैसे बंजारे आते हैं कि हाँ समय के साथ साथ घूमते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और कुछ समय के लिए किसी गांव में रुक जाते हैं, तो वैसे ये भी आए थे। तो जब ये लोग बंगाल में आए तो उस टाइम पे इन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इनके लिए एक ऑफर दिया। ऑफर क्या था कि ये संथालों को एक जगह दे रही थी रहने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इनको एक ऑफर दिया और ऑफर क्या था कि एक जगह, एक प्लेस उनको दे रही थी रहने के लिए, फॉर रेजिडेंस। अब गेस करो कि वो जगह कहाँ पर होगी, कहाँ पे ये जगह दे रहे थे रहने की। इनको जगह दी गई थी जो राजमहल की पहाड़ियां थी, उनको उनके चरणों में, चढ़ना में मतलब जो राजमहल की पहाड़ियां थी उसके नीचे वाला जो एरिया है, उस एरिया में इनको रहने के लिए जगह दी गई थी। अब इससे क्या होता, अब ब्रिटिश सरकार का दिमाग देखो कितना कमाल का दिमाग है इनका। इससे क्या होता है कि संथाल वहां पे धीरे धीरे रहने लगते, तो थोड़ा सा एरिया उनके कब्जे में आ जाता था और पहाड़ियों को और अंदर जाना पड़ता घने जंगल में, ठीक है। तो ये इनका दिमाग था और धीरे धीरे वो क्या करते, पहाड़ियों को एकदम भगा देते और पूरे एरिया को संथालों के जरिए अपने कब्जे में ले लेते। और संथाल तो इनके ही बसाए हुए थे, इनसे तो टैक्स आना ही आना था। तो ये इनका दिमाग दिमाग था। तो जो जगह उनको दी गई थी संथालों को रहने के लिए, उसका एक स्पेशल नाम भी था और वो नाम था दामिनी को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दामिनी को क्या है, तो दामिनी को वो जमीन है जो ब्रिटिश सरकार ने संथालों को दी थी रहने के लिए राजमहल पहाड़ियों के नीचे। ओके, अब जब संथाल रह रहे थे, उसकी वजह से पहाड़ी जो थे उनको एकदम डेंस फॉरेस्ट में जाना पड़ा था, जो एकदम घना होता है ना अंदर की तरफ पे, उसमें जाना पड़ा था। और संथाल भी अपना मजे से रहने लगे थे, एग्रीकल्चर करते थे, उनके लिए जगह दी गई थी, बाउंड्री की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा कि कभी उनको पहाड़ी परेशान ना करे। ये सारी चीजें सरकार द्वारा की गई थी, ब्रिटिश सरकार ने मतलब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा था। अब ये एग्रीकल्चर करते थे। फिर जो संथाल थे, अब इनकी बात सुनो, इनकी 40 फैमिलीज थी जब इनको बसाया गया था, 1830 में इनको बसाया गया था, तब इनकी 40 फैमिलीज थी। बट जब 1851 आया तो इनकी फैमिलीज हो गई थी 1473। मतलब ये इतनी जल्दी बढ़ गए थे, इतनी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन हो गई थी। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ये पहले जब इनको बसाया गया था उस टाइम पे इनकी पॉपुलेशन थी 3000, ठीक है। बट बाद में इनकी कितनी पॉपुलेशन हो गई थी, 82,000। इतनी जल्दी इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो कामयाब भी रही थी अपना
मतलब अपने प्लान में इनकी वजह से जो लोग थे, जो पहाड़िए थे, उनको अपनी जगह छोड़कर आगे जाना पड़ा था, डेंस फॉरेस्ट में जाना पड़ा था। तो काफी समय तक तो ये प्लान बहुत अच्छे से चल रहा था। जो संथाल थे वो भी जितना टैक्स होता था उतना टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद जो संथाल थे दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट कर दिया था और किसके अगेंस्ट में? प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि टैक्स जो इतना मतलब टैक्स जो वो देते थे उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। टैक्स की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी जितना संथाल पे नहीं कर सकते थे, और इसकी वजह से संथालों ने काफी समय तक उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया, और आखिर में वो प्रोटेस्ट जीत भी गए और कुछ समय के बाद में टैक्स जो था वो कम कर दिया गया था। तो उन्होंने संथालों को बसाया, बट बाद में चलो पहाड़ियों को थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट नुकसान ब्रिटिश सरकार को भी हुआ। जो उन्होंने सोचा था कि हम धीरे धीरे संथालों से ज्यादा पैसे लेंगे, हम बढ़ा देंगे प्रॉपर्टी के दाम, मतलब टैक्स बढ़ा देंगे, तो वो सब चीजें नहीं हो पाई। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने साथ में नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आई है या आप कोई चीज चाह रहे हो कि मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूं और ज्यादा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट का भी रिप्लाई दूंगी और आपके लिए मैं अलग तैयार हूँ इफ यू वांट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।